हेलो दोस्तों, मेरा नाम हितेश बत्रा है। और हितेश बत्रा पहले था, अब मेरा नाम हो गया है सीए हितेश बत्रा। क्योंकि रिसेंटली नवंबर 2019 का अटेम्प्ट फाइनल का सेकंड ग्रुप का मैंने दिया था और वो क्लियर हो गया। सो जनवरी 2020 में रिज़ल्ट आया और मेरा रिज़ल्ट क्लियर था। 205 नंबर थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन पास हो गए, क्लियर हो गया। और स्टार्टिंग जब मैंने सीए स्टार्ट करी थी और जब मेरी कंप्लीट हुई है सीए, उसके बीच में क्या क्या हुआ है थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो जो बच्चे 12th के बाद ये सोच रहे हैं कि उनको सीए करना है, उनको वो लोग तो आई थिंक शायद रिसर्च कर चुके होंगे कि सीए में क्या क्या है, क्या फीस है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या स्टेजेस हैं, कब कौन सा ग्रुप आ रहा है, किस ग्रुप में कितने सब्जेक्ट हैं, वो सब पता होगा उनको। लेकिन 12th पास होने के बाद आफ्टर टेकिंग कॉमर्स, और कॉमर्स कंप्लीट जब उनकी होने वाली है, 12th होने वाली है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीए नहीं करनी चाहिए, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है, अटैम्प्ट लग जाते हैं, अगर नहीं हुई तो आर्टिकलशिप का पीरियड भी बहुत लंबा है, 3 साल का आर्टिकलशिप का पीरियड है। तो आई थिंक उनको शायद सोचना चाहिए कि सीए हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं और इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ। तो जो सीए करना चाहते हैं वो, आई थिंक मैं कहूँगा उनको कि आपका डिसीजन बहुत अच्छा है। और जो लोग कहते हैं कि सीए नहीं करनी चाहिए, उनको मैं बताऊंगा कि भैया क्यों नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये डिसीजन आप लो। क्योंकि मैंने डिसीजन अपने टाइम पे लिया था कि मैं सीए में जाऊंगा। अगर आपको कोई कहता है कि तू सीए कर या आप सीए करो, तो शायद मत करना। लेकिन अगर आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि यार खाई में जाना है तो जाओ, लेकिन ये डिसीजन मैं खुद लूँगा, मेरे को कोई फोर्स नहीं करेगा लेने के लिए, तब बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी। बट ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाओ, 25 साल के हो रहे हो, 26 साल, फिर सोचो नहीं नहीं मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं, 12th कर रहे हो उसके बाद आप सीपीटी करना चाह रहे हो या बीकॉम रूट से जाना चाह रहे हो, बीकॉम इन द सेंस की डायरेक्ट एंट्री, जो भी एक ग्रेजुएशन लेवल पे एक क्राइटेरिया है एंट्री करने का, वो बीकॉम है, बीए है, वो आप एक बार वेबसाइट पे जाके चेक करना। और मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा वेबसाइट का भी ओवरव्यू दूंगा। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि हमें सीए क्यों करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इंटरनल रीज़न भी दूंगा जो सीए के अंदर हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा एक्सटर्नल रीजंस भी दूंगा जो हमारे नियर बाय जो लोग कहते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट हुए तो थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन अब मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ। आपकी 12th हो गई है और 12th होने के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है या आ चुका है। अभी कोविड-19 का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको भी पता है। और मैं सही बताऊँ तो मैं खुद अब क्लियर होने के बाद जॉब सर्च कर रहा हूँ, बट इतनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है मेरे को सर्च करने में। कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, बट वो बीच में रोक दी गई थी क्योंकि फिर कोविड-19 थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा होने लग गया था। तो 12th पास होने के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो बहुत बढ़िया। तो पहली बात ये है कि इसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है कि आपको इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर हो सकता है चाहिए, वो आप एक बार प्रोस्पेक्टस पढ़ना, वैसे मेरे टाइम पे तो नहीं था। और आई थिंक कि ऐसा कुछ नहीं है। सीपीटी आप क्लियर कर जाओ, फिर आप सीए के अंदर एक एज अ स्टूडेंट बन सकते हो। अब सीपीटी के अलावा एक रूट यही आपको बताया, जैसे डायरेक्ट एंट्री का। डायरेक्ट एंट्री के कुछ कंडीशंस है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो अब इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर कितना टाइम लगता है, और कौन बच्चा कर सकता है। कई बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे तो मार्क्स नहीं थे 12th में, मतलब 50 ही थे या 40% थे, 50% थे, 60%। ऐसा ही नहीं, 90 वाले ही ले रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप 12th कंप्लीट है, आप सीपीटी अगर पास कर जाते हो तो सीए में एंट्री हो जाती है। सीपीटी में एंट्री लेने के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, एडमिशन आप ले सकते हो। तो मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ सीए करने के लिए, और बट मैं आपको पुश नहीं कर रहा, मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ कि क्यों करनी चाहिए। डिसीजन आप ही लेना। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं या आपके नेबर बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, कजन्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, किसी की बातों में मत आना। आप अपना डिसीजन खुद लेना सीए करने के लिए। क्योंकि अगर किसी और के कहने पे आप सीए में जाओगे और कल को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, एक आध सब्जेक्ट रुक गया, एग्जाम क्लियर नहीं हुए, तो आप ब्लेम ही करते रह जाओगे पूरी लाइफ उस बंदे को, यार मैंने अपना टाइम भी बर्बाद किया और मेरी सीए भी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ऐसे मत करना। आप 12th के बाद कहीं एडमिशन लेने से पहले डिसीजन ले लेना, टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि अगर टाइम वेस्ट होता है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक होती है, वो भी आपको बताऊंगा मैं क्या होती है। वो
सब मोस्टली लोगों ने वो फेस किए है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहला रीज़न मैंने नोट डाउन किया है, जो आपको सबसे बढ़िया लगेगा। भाई इकोनॉमी, आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, इफ़ आप कॉमर्स से हो या आर्ट साइड से भी हो तब भी आपने पढ़ी है। तो इकोनॉमिक्स में आपने ये देखा होगा कि इकोनॉमी चलती है फाइनेंस के थ्रू, यानी कि मनी, मुद्रा जिसको हम बोलते हैं। तो ये ब्लड है एक्चुअली इकोनॉमी का, और उस ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस नेचर से हो रहा है, कितना हो रहा है, और कैसे कैसे हो रहा है, इंडिया से बाहर भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। तो आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाता है अगर आप सीए बन जाते हो। ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी जो आर्टिकलशिप का पीरियड है, आपकी ट्रेनिंग है, डमी मत लेना, आर्टिकलशिप खुद करना, एग्ज़ाम टाइम पे आप अपना लीव्स ले लेना, सर से परमिशन लेके अपने जो भी आपके प्रिंसिपल होंगे, और आईसीआई में टाइम से आर्टिकलशिप फॉर्म भर देना, नहीं तो पेनल्टियाँ लगती हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट रखना अगर आप सीए करना चाह रहे हो तो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको बनाता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन द सेंस कि एक तो जब आपने 12th में पढ़ाई है, 11th 12th में बैलेंस शीट बनती है, P&L बनता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसमें रिटर्न में भी कुछ कुछ ओपिनियंस होते हैं, समरीज होती हैं, और फाइनेंशियल जो टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कुछ आपने अगर रिपोर्ट जनरेट करी तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये सब एक क्राइटेरिया होता है जिसको आपको समझना पड़ता है, जो अकाउंट्स जिसको बोलते हैं और एडवांस अकाउंटिंग बोलते हैं, जो सीपीटी क्लियर करने के बाद आईपीसीसी लेवल पे भी आती है, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं आईपीसीसी बोलते हैं, आईपीसीई भी बोलते हैं, और आपका फाइनल में भी आती है। वो थोड़ा एडवांस लेवल होता है फाइनल का, लेकिन आईपीसीसी में भी आपका इतना लेवल आपका बना देते हैं कि आप एक बीकॉम लेवल से तो थोड़ा सा ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बना देते हैं आपको। इकोनॉमिक्स नहीं है इसमें, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आपकी होगी, इकोनॉमी में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है उससे रिलेटेड होगा, बिजनेस में क्या हो रही है, या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे ट्रांजैक्शन कर रही हैं, उसके रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वो तो आपने पढ़ाई है, इससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा आपको। और टैक्स के साथ, टैक्स लॉस के साथ इसको इंटर रिलेट करके आपको समझाया जाएगा, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाओगे आप। कोई नहीं बनता, सीएस में भी इतने नहीं बनते, और आपका CWA जो आपका कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट जो होते हैं, जो मेंबर होते हैं उनके, वो भी शायद इतने नहीं जितने एक सीए को नॉलेज होती है। मैं उनको थोड़ा सा मतलब डाउन करके नहीं बोल रहा, बट फैक्ट यही है कि सीए कोर्स ही ऐसा है कि इसमें आपका एक लेवल अपना बन जाता है। आपको अगर जब तक आप पास नहीं होगे, पास होने के लिए आपको एक लेवल तक जाना ही पड़ता है, उस लेवल की नॉलेज लेनी ही पड़ती है, चाहे वो सेल्फ लो, चाहे क्लासेस लेके लो, ट्यूशंस लो, या आजकल तो पेन ड्राइव क्लास आ रही है, लैपटॉप पे आप घर बैठे देख सकते हो, या लाइब्रेरी में देख सकते हो। मैंने लाइब्रेरी में स्टडी करी है, मुझे काफ़ी हेल्प मिली लाइब्रेरी की। सो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन सकते हो आप, और आप किसी को एडवाइस भी कर सकते हो, और उस एडवाइस की फीस भी मिलती है। फ्री में एडवाइस नहीं देता सी है, दोस्ती यारी में थोड़ा बहुत दे दें, लेकिन जब लगता है कि एडवाइस कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल है तो फीस उसकी बनती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब भी, आप जॉब करोगे तब भी। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक कंप्लाइंस होती है लॉज की। लॉज होते हैं टैक्स से रिलेटेड, दूसरे लॉज भी होते हैं, वो जब आप एंट्री करोगे ना, आप आईपीसीसी लेवल पे, फाइनल लेवल पे आपको पता चलेगा। तो टैक्सेशन की भी लॉस आपको पता होगा। अब 12th पास आप हो, क्लियर हो, ये उन बच्चों के लिए जो 12th पास हो चुके हैं, या जो सीए में आना चाह रहे हैं, एंट्री करना चाह रहे हैं। जो सीए के अंदर हैं या सीए कंप्लीट होने वाली है, उनको तो ये बेकार की बातें लगने वाली है, ये कन्फर्म है। तो टैक्स लॉस की आपको नॉलेज हो जाएगी। टैक्स लॉस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि आपका इनकम टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आपका जीएसटी, पहले वैट होता था, सीएसटी होता था, अब जीएसटी होता है। ठीक है, सर्विस टैक्स भी पहले होता था, इनको कंबाइन करके ही जीएसटी बना दिया गया। तीसरा, आपको जनरली क्या होता है कि अगर आप प्रेशर में नहीं काम कर पाते या नहीं समझ पाते, सीए कोर्स में आपको एक बेसिक फैक्टर यही सिखाया नहीं जाएगा, वो आपको आ जाएगा कि प्रेशर के अंदर काम कैसे करना है। प्रेशर इन द सेंस कि आपको ये नहीं है कि किसी ने आपकी गर्दन पकड़ी हुई है और आपके बाल पकड़े हुए हैं, ऐसा प्रेशर नहीं, और तू अब करके दिखा जो मैं तेरे को काम दिया, ऐसा प्रेशर नहीं। फिजिकल टॉर्चर नहीं करते, मेंटली आपको इतना काम दे देते हैं। जब आप आर्टिकलशिप करते हो तो आपको एक प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है। उसका ही रीज़न ही होता है कि आपको ना कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और आपको ऐसे एनवायरनमेंट में बिठा दिया जाता है जहाँ पे मतलब सब प्रोफेशनल्स काम करते हैं, सीए काम करते हैं, और आप तो 12th पास होके आए हो। अगर आपका ग्रुप क्लियर हो जाता है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, तो बेसिकली आपको नॉलेज हो जाती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट होता है उसको आपको समझने के लिए फाइनल लेवल की एक नॉलेज चाहिए होती है। फाइनल यानी सीए फाइनल लेवल की।
तो बंदा प्रेशर में आया था यार, जो काम हो रहा है उसकी मेरे को एक एडवांस लेवल पे नॉलेज है नहीं, मेरे को बेसिक नॉलेज है। और जबकि क्लाइंट के साथ या सीए जो हमारे सर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं उनके साथ वो एक एडवांस लेवल का काम हो रहा है। तो इसी कश्मकश में बंदा पहले साल दूसरे साल को ये सिर्फ समझने में लग जाता है और वो प्रेशर में ही करता है। तो उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, इवन लाइफ में भी देखो कुछ चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस को कैसे हैंडल करना है वो सीए के अंदर आपको नहीं सिखाया जाएगा। बट हाउ टू हैंडल, हाउ मतलब आप उसको कैसे संभालोगे, कैसे मैनेज करोगे, वो मैनेजमेंट जो है ना वो आपको सीए कोर्स में आपके आर्टिकलशिप पीरियड में आपको आ जाता है। तीसरा, जो मैंने वैसे लिखा नहीं बढ़ा दूँ, आईपीसीसी लेवल पे आपको कितने घंटे करना है, क्या करना है वो आप डिसाइड करो। फाइनल लेवल पे आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, फैक्ट यही है, 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। जब मेरे को आईपीसीसी तो काफ़ी टाइम होगा किए हुए, मैं फाइनल मैंने जस्ट अभी 2 साल में क्लियर करी है कंप्लीट अपनी सारी, फर्स्ट ग्रुप भी सेकंड ग्रुप भी। तो पहले मैं नहीं कर, मैं आपकी तरह खूब मैं टाइम पास करता था, मतलब वीडियोस देख लिए, अपना लैपटॉप पे मज़े ले लिए, कुछ कर दिया। लेकिन लाइफ वो नहीं है, लाइफ है कि आपको एक्चुअल में आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। और सीए आई थिंक नेशनल लेवल पे एक एक्सेप्टेबल डिग्री है, जो एक नॉलेजेबल भी बनाती है और बंदे को एक कैपेबल बना देती है, कुछ कुछ आपको एक एडवांस लेवल पे लेके जाके आपको एक क्रिएट जनरेट करती है, आपको बना के एक अच्छा एक वैल्यूएबल पर्सन बना के छोड़ती है कि आपकी कोई वैल्यू है। आपके बिना कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले को, अब वो कहाँ कहाँ पड़ेगा वो आपको धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो 14 घंटे 13 घंटे आपको मिनिमम देना पड़ेगा, उसमें खाना है, पीना है, फ्रेश होना है, ब्रेक लेना है, सब उसी में ही होता है फाइनल लेवल पे। आईपीसीसी लेवल पे आपका टारगेट ये हो जाए कि एग्जाम क्लियर हो जाए। जब मैं लाइब्रेरी में था तो आईपीसीसी वाले, मैं फाइनल में था तो कुछ आईपीसीसी वाले भी पढ़ते थे, वो आई थिंक वो भी इतना टाइम देते थे, 12 घंटे तो उनके भी जाते ही थे पूरे दिन में, सुबह आते थे और रात को जाते थे लाइब्रेरी से। घर में कैसे करते हैं वो भैया आपको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आपने अपने दोस्तों को देखा होगा जो आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं या फ्रेंड्स हैं, वो कितना घंटा पढ़ रहे हैं, उनसे रिव्यू जरूर लो। मेरा रिव्यू तो मैं इसमें दे रहा हूँ, यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखो आप, उनके भी रिव्यू लो, एक कलेक्शन डिसीजन लेना। और 12th के बाद ही ले लेना, पता चले एक अटैम्प्ट निकलने वाला फिर आप ले रहे हो, क्योंकि अटैम्प्ट देने में भी टाइम लगता है। सीपीटी क्लियर करोगे वो तो जो पीरियड है उसका है, जून में है, दिसंबर में है, जो भी आपका अटैम्प्ट पड़ रहा है सीपीटी का, वन गो में क्लियर करना, सारे सब्जेक्ट वन गो में क्लियर करना, कोशिश ये रखना। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट आपका 100% एफर्ट होना चाहिए अगर आप एंट्री करते हो। प्रेशर में काम करना आता है, मैनेजमेंट कैसे करना है चीज़ों का वो आपको आ जाता है। अभी आप जस्ट एक बच्चे की एज से एक आप एडल्ट की एज में जा रहे हो, +18 आप होने वाले हो, तो आपको समझ लो कि बिल्कुल एक मेच्योर होने से पहले की ये स्टेज आपकी चल रही है। तो इस टेन्योर में जितनी जल्दी हो सके आप अपनी सीए क्लियर कर लो, मैं तो ये बोलूँगा। वन गो में कर लो वो बहुत बढ़िया है, बहुत ग्रुप दे सकते हो आईपीसीसी के, बहुत बढ़िया है। नहीं दे सकते हैं तो आईपीसीसी का एक ग्रुप दे रहे हो वो भी वन गो में क्लियर करो, कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे या उससे अगले अटेम्प्ट में करेंगे, बहुत लाइफ पड़ी है, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, 20 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, मत सोचना ये। वन गो में क्लियर करना, ट्यूशन लगानी है, सेल्फ करना है, 12 घंटे देने, 15 घंटे देने, 14 घंटे देने, जो आपको ठीक लगे करो। अटेम्प्ट क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट ही होना चाहिए। नहीं होता होता है वो बात का है, लेकिन अपना 100% जरूर देना। तीसरा, आपको एक्सपर्ट बनाता है लिटिगेशंस का। कई बार लिटिगेशन का मतलब होता है कि आपने देखोगे डिस्प्यूट्स होते हैं, 11th 12th लेवल पे आपको लॉज नहीं मिलते पढ़ने को, लेकिन आगे जाके कानून मिलेंगे पढ़ने को जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होंगे। लिटिगेशन एक्सपर्ट इन द सेंस जो होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स के, जो इनकम टैक्स के होते हैं, और दूसरा होता है जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स। अब बोलोगे क्या बकवास करे जा रहे हैं यार आधे घंटे से, टैक्स लॉज ये वो, क्या होता है लॉ? भैया जब आप सीपीटी क्लियर करोगे तब आपको पता चलेगा ये लॉस क्या होते हैं। आप इससे पहले आपको कहीं भी नहीं मिला इसका रेफरेंस, वो ना देती है, ना कोर्स में है, ना गवर्नमेंट सीबीएसई कोई भी नहीं देने वाली, ना स्कूल्स में पता चलता है। लेकिन आपके आसपास लॉस चल रहे हैं ना, ये तो पता है। जब आप रेड लाइट तोड़ते हो, स्कूटियों पे घूमते हो, बिना बाइक पे जाते हो, बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करके, तब आपको पुलिस वाला रोकता है ना, वो पुलिस वाला उसके बाद पावर लॉज में दी हुई है, उसको कानून ने पावर दी है। तो कुछ कानून ऐसे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड, जो बिजनेस से रिलेटेड, जो फाइनेंशियल टर्म्स से रिलेटेड आप पे लगते हैं, जो एक सीए को पता होता है। सीए बनने से पहले भी पता होता है, सीए बनने के बाद भी पता होता है। जब आप आईपीसीसी में आओगे ना तब आपको वो कानून सीखने को मिलेंगे सारे।
बीकॉम करोगे तब भी मिलेंगे, कोई और बीबीए करोगे शायद उसमें मिले, बीबीए का मुझे आइडिया नहीं है, बट बीबीए मत करना मैं तो बोलूँगा, बेटर है कि बीकॉम करो और साथ साथ अपनी सीए करो, और हो सके तो सीए नहीं करना तो सीपीए भी एक कोर्स है, वो आपको दूसरे दूसरे चैनल्स पे या दूसरे यूट्यूब आप सर्च करना। मैं सीए के बारे में आपको बता रहा हूँ फिलहाल। तो लिटिगेशन यानी कि कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, और डिस्प्यूट को सेटल कैसे करना है वो एक रास्ता कानून के थ्रू बनता है, जो लॉज के थ्रू बनता है, जिसे लॉ बोलते हैं। और उस जब आप कानून की अंडरस्टैंडिंग लेते हो, कोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, वो लॉयर होते हैं, वो टेक्निकल दूसरी चीज़ें हैं, ये लॉज हैं बिजनेस से रिलेटेड लॉज। जैसे आपका कॉरपोरेट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, आपका इनकम टैक्स एक्ट हो गया, आपका जीएसटी एक्ट हो गया, जो ये लॉज हैं जो आपके फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड लॉज हैं वो लगते हैं। ठीक है, तो आप उसके एक्सपर्ट भी बन सकते हो सकता है आप मतलब बोलो कि मैंने कानून इतना पढ़ लिया है कि अब मैं किसी को एडवाइजरी भी दे सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ उस लॉ से रिलेटेड, तो उसके एक्सपर्ट भी बन सकते हो आप। फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी थे, वो आपके ट्रांजेक्शन रिलेटेड होगा, और लिटिगेशन एक्सपर्ट है उस लॉज से रिलेटेड आप एक्सपर्ट बनोगे। स्ट्रक्चर जनरली सबको पता ही है, कुछ मैं नया तो बताने वाला नहीं हूँ। सीपीटी से आते हो या डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री मतलब कि आप ग्रेजुएशन करके आप एंट्री लेते हो तो आपको सीपीटी का एग्जाम नहीं देना पड़ता। ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल देने पड़ते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो 3 साल कंप्लीट ना किए बिना आपको डिग्री दे देगी, 3 साल लगाने ही पड़ेंगे। कहाँ लगाने, क्या लगाने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप देख लेना, अभी हम थोड़ा सा एक रिव्यू लेंगे। सबसे मेन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, भैया कोई कोटा सिस्टम नहीं है। भाई सरकारी नौकरी चाहिए हमें, आरक्षण दे दो, एसएससी एससी ओबीसी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोटा मिल रहा है कुछ मिल रहा है। मुझे ये पता है कि अगर मैं सीए में आ रहा हूँ, और मैं सीए तब क्लियर कर पाऊंगा जब मैं क्वालिटी ऑफ नॉलेज गैदर करूँगा। ये नहीं है कि मैं अपनी अप्रोच लगवा के कहीं से पैसे खिलवा के मैं पास हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ सीए में तो नहीं है, बाकी नहीं मुझे पता, मुझे कहीं होता होगा नहीं होता होगा वो मेरे को नहीं पता। सीए में ऐसा नहीं होता, आपके मार्क्स हैं आप क्लियर हो, नहीं मार्क्स हैं अटेम्प्ट दोबारा दो, नहीं देना चाहते छोड़ दो, कुछ और करना है आप कर सकते हो। सिंपल है इसमें, सीधी बात, नो बकवास। तो कोटा सिस्टम नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो आईसीआई के हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर हैं, वो आप अपने बच्चों को भी कराना चाहें तो भी नहीं करा सकते कोटा में, उनके बच्चों को भी हमारी तरह ही, नॉर्मल पर्सन की तरह ही एग्जाम देके सीए में क्लियर होना पड़ेगा। फैक्ट यही है, कोई कोई अप्रोच नहीं चलती यहाँ पे, जितने आप बड़े आदमी हो, प्रेसिडेंट के चाहे पीएम हो चाहे कोई हो, कोई कोई अप्रोच नहीं चलती सीए में। बाकी पता नहीं मुझे बाकी जगह क्या होता है, सीए में नहीं चलती, इतना मैंने देख लिया इतने सालों में। और सबसे आखिरी जो आप बोलोगे कि हार्डवर्क चाहिए होता है, भाई 12th में तो मैंने क्या हार्डवर्क करा है, 11th में चलो 11th में थोड़ी दिक्कत आई थी, 10th में क्या हार्डवर्क करा है, बोर्ड के एग्जाम थे मैंने ये मेहनत करी, मैंने वो मेहनत करी। भैया मेहनत से पहले मैं बताऊं क्या आना चाहिए, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आप करना शुरू करो, उसके एड ऑन में हार्ड वर्क करो। पहले स्मार्ट वर्क ही करना, स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि अपने पहले रिसर्च कर लो कि यार मुझे ये सिलेबस है मेरा, और ये टॉपिक्स हैं, और ये कोई इसमें वो नहीं है कि इंपॉर्टेंट लगा दो वगैरह, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता सर। जो आपने 12th में 10th में 11th में ये कर लिया, मजे ले लिए, 8 से 12 तक स्कूल में टीचर बता देती थी, और सरकारी स्कूल है या जो भी स्कूल है कहीं ना कहीं अप्रोच बना के आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाते थे या रिपीटेड होते थे। यहाँ साला कुछ रिपीट नहीं होता, पहले बता दूं मैं, सीपीटी के बाद कुछ रिपीट नहीं होता। सीपीटी में फिर भी आपके जो, जब आप एडमिशन लोगे सीपीटी में आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, बुक मिलती है, कितनी मिलती है वो आपको, जो जो करंटली आज डेट है, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो 2:30 बजे वीडियो बना रहे हो आप, कोई नींद ही नहीं आ रही है। 21 मई 2020 थर्सडे है, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट एंट्री में क्या चल रहा है या सीपीटी के थ्रू क्या चल रहा है, वो आप वेबसाइट पे हम अभी जाएंगे, वहाँ देखेंगे, थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे, और आपको कितनी बुक्स मिलती है वो जब आप एडमिशन लेने जाओगे, फिजिकली जाते हो या ऑनलाइन होता है वो देखा जाएगा। अभी तो कोविड-19 है, अपने आप को सेफ रखो, बट इन दिनों रिसर्च कर लो कि आपको 12th के बाद सीए करनी है तो उसमें क्या क्या है, थोड़ा सा रिसर्च करके चलना। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना फिर हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क यानी रिसर्च करना। आप अपना कोर्स देख लो क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स हैं, सीपीटी लेवल पे, पहले तो सीपीटी पे आप फोकस कर लेना, आईपीसीसी फाइनल वो तो जब क्लियर होगा तब आएगा। सीपीटी का अब हम चलो देखते हैं कि जब हम एडमिशन लेते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। आपको वेबसाइट दिखाऊंगा मैं आईसीआई की, ICI.org, ये है हमारी सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट। चल रहा है ना भाई, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है।
ये ICI.org, कुछ भी लिखोगे, इसके अलावा कुछ और लिखोगे ना, कहीं और ही पहुंच जाओगे। फिर यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारे CA अतुल कुमार गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ ICI, ये हमारे करंट है। तो अभी आपको कहीं और फोकस नहीं करना, ये आपका स्टूडेंट सेक्शन जिसमें है CA कोर्स। ये हम साइड में खोल लेते हैं, थोड़ा यहाँ आपको दिखेगा एट अ ग्लांस। इसमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू है CA का। अब रिक्वायरमेंट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, भैया ये लाइन तो इन्होंने बड़े प्यार से लिख दी है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत लगती है इसको कंप्लीट करने के लिए। फाउंडेशन कोर्स, जिसको आप CPT में बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लास आफ्टर अपीयरिंग क्लास चलते हैं कंडक्ट बाय दिस एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सब कंप्लीट 4 मंथ स्टडी पीरियड, रजिस्टर 30 जून या 31 दिसंबर फॉर बी एलिजिबल टू अपीयर इन द नवंबर में फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपका अभी जैसे चल रहा है 2020, ठीक है, अब आपका जो अटेम्प्ट होगा ना नवंबर में या मई में होगा। अगर आप 30 जून तक, अभी 30 जून आई नहीं है, मई चल रहा है, 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपका नवंबर एग्ज़ाम पड़ जाएगा। 30 जून 2020 को रजिस्टर्ड कर लेते हो तो नवंबर 2020 में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, समझ लो 4 महीने हैं। बाकी नवंबर में कितने दिन है वो जब डेट शीट आएगी पता चलेगा। 4 महीने में आपको 4 सब्जेक्ट करने हैं। अब सब्जेक्ट्स कहाँ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट सेक्शन, बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल, यहाँ पे आपको बुक्स मिलती है PDF फॉर्म में। फिजिकल बुक्स चाहिए वो आप इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी। और हम यहाँ जाते हैं, चेक करते हैं। थोड़ा बोरिंग अगर आपको लगेगा ठीक है, बट वीडियो देख लेना तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें एक्चुअल है क्या। आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक किया मैंने और यहाँ खुल गया ये। अब इसमें है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या है। अच्छा, दूसरा एक मेन चीज़, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा उसके 4 आंसर होंगे, उसमें से एक चूज़ करना है। सही आंसर चूज़ करते हो +1 हो जाएगा, गलत चूज़ करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया क्या है वो जब आप प्रोस्पेक्टिस पढ़ोगे उसमें दिखेगा आपको। मैं प्रोस्पेक्टिस की डिटेल नहीं दे रहा, मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ। ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इसमें ये अकाउंटिंग। सेकंड आपका बिजनेस लॉस। अब लॉस क्या है वो एंट्री करोगे आप जब पढ़ना शुरू करोगे तब। अभी कुछ बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि टेक्निकल चीज़ है वो। दूसरा बिजनेस करस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग, इसी से रिलेटेड लॉस में कुछ कम्युनिकेशन होती हैं जो आपको जो टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ होता है, मतलब लीगल लैंग्वेज भी होती है उसमें और कुछ जनरल ग्रामेटिकल लैंग्वेज भी होती है। बिजनेस मैथमेटिक्स, मैथ्स है और स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत है स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 चीज़ें हैं। वो जब आप या तो खुद सेल्फ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा या आप किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ोगे। सही बोलो तो ट्यूशन, देखो ट्यूशन टीचर से ना ऑनलाइन पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा CPT, ये जो आपका एंट्रेंस है फाउंडेशन। लेकिन आप फिजिकली जा जाके पढ़ोगे ना आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ऑनलाइन क्लासेस लो और अपना पूरा दिन इसमें बिजी रहो, अपना CPT 1 गो में क्लियर करो जो आपका भी नवंबर अटेम्प्ट आने वाला है। देन आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपकी 12th से रिलेटेड है, क्योंकि जब मैंने दिया था रिलेटेड थी, तो मोस्टली रिलेटेड होगी है, इतना मेरे को आइडिया है आज भी। और बिजनेस एंड कम्युनिकेशन कमर्शियल नॉलेज, ठीक है, वो सब्जेक्ट का पार्ट है। ये टेक्निकल जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। नॉलेज इसकी थियोरटिकल मिलेगी आपको, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, एक आंसर चूज करना है। आंसर नहीं आता छोड़ दो, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन आप श्योरिटी है तो आंसर जरूर छेड़ के आओ, उसको टिक करके आओ। क्योंकि क्या है, अच्छा मैं तो रिस्क लेके आया था। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 140 कुछ आए थे 200 में से अपने टाइम पे, और 1 गो में क्लियर हुआ था। मैंने जो इंस्टीट्यूट से मटेरियल मिला था मैंने वो पढ़ा था। अब वो मॉड्यूल मिला था या सब्जेक्ट्स की बुक्स थी क्या थी, जो भी था मैंने उसी में से ही पढ़ा था। और नॉलेज वहीं थी क्योंकि उसी लैंग्वेज में, जब आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज पढ़ते हो, जो जो इंस्टीट्यूट बुक्स देता है उसमें से पढ़ते हो, तो आपको एक एग्ज़ाम की लैंग्वेज में पता चल जाती है। अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं वो उसकी कॉपीज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वहीं मिलती है, वहीं देखते हो, वहीं सबमिट होती है, आपको घर नहीं ले जाने देते। ये हमेशा ऐसे ही होता है CPT में, फाउंडेशन में। तो बेटर है कि जो आपकी इंस्टीट्यूट की बुक्स मिली है उनको सारे क्वेश्चन कर लो जितने हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले तो जरूर अटेम्प्ट करना। तो ये एक ओवरव्यू है आपका फाउंडेशन का। हम तो कहते हैं कि आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए 1 गो में, या आप डायरेक्ट एंट्री में आते हो, ठीक है। तो ये आपका है, ये आपका डायरेक्ट एंट्री रूट।
इसमें आपका कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन 50% चाहिए अगर आपको डायरेक्ट एंट्री आना है। अदर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट 60%। भैया आप मान के चलो आपको मिनिमम 60 चाहिए चाहिए। अगर आप कॉमर्स से हो तो 55 में चल जाएगा। सीपीटी अपना क्लियर करोगे तो उसके लिए कोई वो नहीं है ऐसे क्राइटेरिया। मतलब सीपीटी में ज्वाइन होने के लिए सीपीटी का एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया तो आपका सीए कोर्स शुरू हो गया लगभग। सीपीटी क्लियर नहीं हुआ तो बट सीए कोर्स भी आपका शुरू नहीं हुआ। तो पहला था आपका एक तो सीपीटी फाउंडेशन, दूसरा था डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। मान लो आपका सीपीटी क्लियर हो जाता है, फाउंडेशन, ये देखो फाउंडेशन एग्जामिनेशन में आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी दिस, ठीक है। फिर आपका आता है इंटरमीडिएट कोर्स जिसको मैं आईपीसीसी बोल रहा था। फाउंडेशन पास होने के बाद भैया ये जो 1 2 3 4 चीज़ें ये लिखी हुई है ना, ये समझ लो एक लॉ का पार्ट है, ये कानून में लिखा हुआ है, ये नहीं है कि सिर्फ एक पीडीएफ डाउनलोड हुई है, ये है कानून। और इस कानून के हिसाब से आपको एक एक चीज़ क्लियर करके चलनी पड़ेगी, तब आपका जाके सीए कंप्लीट होने वाली है। नहीं हो गया तो दोबारा अटैम्प्ट देना पड़ेगा। फिर आपका है 4 वीक्स इंडिकेटर कोर्स फॉर आईटी। अच्छा, एक ITCS एक वो होती है, ट्रेनिंग होती है, वो करनी पड़ती है, इसका एग्ज़ाम भी होता है। फिर आपका होता है ओरिएंटेशन का एग्ज़ाम। ये इतने नहीं होते बट जो सीए के सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। ये आप वहाँ पे अपना एडमिशन इसका होता है, मेंबरशिप में कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो भी एक नॉमिने जो फीस होती है इसकी, ये दोनों सर्टिफिकेट मिलते हैं, फिर जाके आप फाइनल में जा सकते हो। और आईपीसीसी में आपका 8 मंथ ऑफ स्टडी कोर्स। मान लो आपने जब भी एडमिशन लिया, अभी जैसे नवंबर में दोगे, आपका नवंबर क्लियर हो जाता है, नवंबर 2020, ठीक है। जब वो क्लियर हो जाता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होता है दोबारा आपको, उसकी एक फ़ीस जाती है। फ़ीस वो है वो आपको प्रोस्पेक्टस में मिलेगी या उस टाइम पे जो फीस चल रही होगी वो होगी। वहाँ जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसका लेटर आता है। जब रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से 8 महीने स्टार्ट होते हैं। मान लो आपका नवंबर में क्लियर हुआ और मेरे ख्याल से जनवरी, दिसंबर, जनवरी या फरवरी, इन 3 मंथ्स में कभी ना कहीं रिजल्ट आ जाता है। मान लो आपका जनवरी में रिजल्ट आ गया तो जनवरी से 8 महीने स्टार्ट हो गए, तो आपका नवंबर 2021 का अटैम्प्ट पड़ने वाला है आईपीसीसी का पहला, ठीक है। और जब आप आईपीसीसी का ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो ग्रुप का मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं, ज्वाइन आर्टिकल से आफ्टर पासिंग, हाँ ये देखो लिखा है, जब आपका आईपीसीसी का कोई भी ग्रुप क्लियर हो जाता है आफ्टर पासिंग ईदर ऑफ द ग्रुप, यानी कोई भी ग्रुप आप क्लियर कर लेते हो, चाहे फर्स्ट ग्रुप चाहे सेकंड ग्रुप या दोनों ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएटर कोर्स, then you can go undergo ICTS and articleship training, join articleship training after passing this, ठीक है। जो भी मान लो एक ग्रुप क्लियर है उसके बाद सेकंड ग्रुप क्लियर करते हो, फिर आप फाइनल में आते हो। और ये आईपीसीसी के जो 2 ग्रुप है ना, यही आपका पूरा सीए कोर्स का एक सार है आईपीसीसी लेवल का। और आईपीसीसी लेवल माना जाता है ग्रेजुएशन का। अगर आपने आईपीसीसी क्लियर कर लिया तो मान लो आप ग्रेजुएट हो गए, और जब आप फाइनल कोर्स में रजिस्टर करने के बाद फाइनल कोर्स भी क्लियर कर लेते हो तब आप पोस्ट ग्रेजुएट माने जाते हो। अब मैंने बोल तो दिया है बड़े आसानी से कि मैं ग्रेजुएशन माना जाता हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट माना जाता हूँ। ये जो आईपीसीसी लेवल है इसको क्लियर करने से पहले आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप कहोगे यार आप सब्जेक्ट तो बताए नहीं, आपने मजे ले जा रहे हो, मतलब सब्जेक्ट तो बताओ। तो ये आपका सब्जेक्ट आता है इंटरमीडिएट कोर्स। यहाँ ये हमने पेज खोला हुआ था, ये पेज था स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ स्टूडेंट नॉलेज पोर्टल, यहाँ खुला है। फिर आपका आता है आईपीसीसी या इंटरमीडिएट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको मैं दिखा दूँ सिलेबस, ये ठीक है। अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस मतलब चलो इसको भी देख लेते हैं, ये थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले है स्टडी मटेरियल में खोल लेता हूँ, मतलब आपको मान लो कहीं आपकी बुक हो जाती है तो आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको नवंबर एग्जामिनेशन, दिस फॉर मई 20 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, ये देख लेते हैं। कंपनी लॉ, ये रहा मैंने जैसे बताया था। अब उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अदर लॉस जो मैं बता रहा था इसमें है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब एक्ट क्या होता है भैया, वो जब आप एडमिशन लोगे आईपीसीसी में आओगे आपको क्लियर होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप तो 12th पास करके आए हो, जानबूझ के इतना बोझ मतलब, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये रहा। फिर आपका जनरल क्लॉज एक्ट, फिर आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, ठीक है। ये आपका है आपका कॉरपोरेट लॉ एंड अदर लॉज। फिर आता है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें है आपका कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये अब टेक्निकल चीज़ें हैं, ये जब आप स्टार्ट करोगे तभी आपको समझ आएगी, अभी मैं बकवास मारता रहूँगा आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। फिर दूसरा आपका इंटरमीडिएटर में और क्या है,
टैक्सेशन। अब टैक्स क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी इनकम टैक्स और आपका जीएसटी। तो ये है इनकम टैक्स, इसमें है आपके इनडायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स जो मैं बता रहा था। ये देखो, ये आपका है इनकम टैक्स और ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा भी कुछ होगा तो जब आप स्टार्ट करोगे तभी मिलेगा आपको। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं कोई आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट रहा, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर आपका आता है एडवांस अकाउंटिंग। ये जब आपने फर्स्ट ग्रुप में अकाउंटिंग पढ़ी है ना, उसके बाद कुछ ऐसा लेवल है जो थोड़ा सा इससे ऊपर होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिक लेवल के बाद आपकी आती हैं, वो आती है एडवांस अकाउंटिंग में। ऑडिटिंग, ये आप जब आप पढ़ोगे तभी पता चलेगी आपको, अभी नहीं समझ आएगी। इसका, सॉरी इसका नहीं है, ये आपका है आईएएस, ईआईएस और आपका एसएम। ये मतलब आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर जो वाली चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड है। ये आपको पढ़ने पे आएगी। अब आप बोलोगे कि यार हमने जो पढ़ा है, मान लो अगर 12th में 11th में हमारा सब्जेक्ट था कंप्यूटर, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है आपका बिजनेस टर्म से, कि बिजनेस में अगर आपका आईटी, इन दोनों का क्या रिलेशन है, वहाँ बताएगी आपको। और एसएम है कि आपको बिजनेस जब आप कर रहे हो और उसकी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, जो आपकी ट्रांजेक्शन हुई हैं उसके अंदर स्ट्रैटेजियाँ कैसे बनी हैं या कैसे बनानी चाहिए, उसकी एक ओवरव्यू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आएगी। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये शेयर मार्केट आप कह सकते हो, उससे रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ऑफ फाइनेंस। भाई ये तो हमारे से अलग चीज़ हो गए, सब्जेक्ट ही दूसरे हैं। तो पूछते हैं, देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब फाइनेंस तो आपको पता ही है, फाइनेंस यानी कि मनी, मनी का सर्कुलेशन। कभी वो मतलब किस कौन से सोर्स से मनी आ रही है और किस किस एरियाज में जाके वो एप्लीकेबल हो रही है, वो अलॉटमेंट हो रही है उस मनी की, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ यूज़ हो रहा है, उसके बारे में है ये सारा। उससे से रिलेटेड चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें। बट ये आपकी ना कैलकुलेटिव है सारी, मतलब आपको कैलकुलेटर की यूज़ करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर की आदत अगर आपको नहीं है, 12th 11th में तो यूज़ नहीं करने देते, सीए में आपको बहुत कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। कैलकुलेटर आपका एक पार्ट बन जाएगा बॉडी का, मैं बता रहा हूँ। बिना कैलकुलेटर के आपका मन नहीं लगेगा, ये हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे काम करने की आदत डाल लो। फाइनल कोर्स, फाइनल कोर्स का भी एक ओवरव्यू दे देते हैं, मान लो अगर क्लियर हो जाता है। अभी इस पॉइंट के बाद लोग कहेंगे यार क्या है, अभी हालांकि सीपीटी हुई नहीं है, आईपीसीसी हुई नहीं है, फाइनल की बता रहे हो आप, वेस्ट कर रहे हो यूट्यूब पे वीडियोस डाल डाल के ऐसे। नहीं भैया, सुन लो, रिसर्च तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। फाइनल में क्या क्या है देख लो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाओगे। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा, उसका कंबाइंड है ये, बट थोड़ा एडवांस लेवल पे है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग तो आपको बताया, उससे थोड़ा एडवांस है। ऑडिटिंग वो आप जब पढ़ोगे तभी पता चलेगी, ऐसे मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी। और कॉर्पोरेट लॉस, वही कंपनी एक्ट और एक्ट है, ये एक्ट के अंदर क्या क्या लॉज हैं वो बताएंगे आपको। कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का थोड़ा एडवांस लेवल है। रिस्क मैनेजमेंट, ये 6 A B C D E देख रहे हो आप, 6 Fs तक, इन सब में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। कोई भी चूज कर सकते हो, ओपन बुक एग्जाम होता है। फाइनल में पहली बार ऐसा हुआ है कितने सालों में, जब से सी इंस्टीट्यूट बना है, कि आप बुक लेके जाओ, मतलब या तो वहाँ पे अलॉट करते हैं वो बुक, कि आपको बुक मिलेगी और उसमें से आप आंसर देख के भरना, अगर आपको मिल जाते हैं उस क्वेश्चन के आंसर। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इस सब्जेक्ट में 6 वाली कैटेगरीज में। तो इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या टैक्सेशन है वहाँ का, उसका रेफरेंस यहाँ आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी है बेसिकली आपका। तो ये 8 सब्जेक्ट है आपका। तो आई होप कि आपको इसमें जो मैंने थोड़ा रेफरेंस दिया है उसमें आपको हेल्प मिली होगी। और अगर आपको कुछ हेल्प मिली है, कुछ आपकी रिसर्च में आपको सपोर्ट मिला है, तो मुझे मुझे मेरा पर्पज़ यही है कि आपको थोड़ा सा इसमें गाइड करना सीए लेवल पे। अब देखो मेरी सीए तो हो गई है कंप्लीट, बट मैं चाहता हूँ कि और भी सीए बने, और भी इकोनॉमी में कुछ क्वालिटी वर्क और कंट्रीब्यूट हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई 90% लाया है तभी वो सीए में आ सकता है। जो पास हो चुका है 12th में वो सीपीटी रूट के थ्रू एंट्री कर सकता है, नहीं तो बीकॉम लेवल पे आपका, जैसे कॉमर्स वाला बताया 55%, और अदर देन बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, अगर ग्रेजुएशन तुम्हारी, तो तुम्हें 60% चाहिए, जो भी तुम आर्ट्स में थे या मास कम्युनिकेशन या किसी भी फील्ड में थे, तो सीए में एंट्री कर सकते हो। तो कैलकुलेटर से खेलना अच्छा लगता है, कैलकुलेटर से खेलना चाहते हो, कागज़ों के बीच में रहना चाहते हो, मतलब पूरे दिन लैपटॉप पे बैठ के करना चाहते हो काम, आपको अकाउंटिंग ये सब अच्छी लगती है, तो आपके लिए सीए ओके है। बट सिर्फ ये ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक अपने आप को एग्री करने का तरीका है। सीए में इससे बहुत कुछ ऊपर है।
और आपको समझ लो कि जब आप CA में एंट्री कर जाओगे और आप कहोगे कि मुझे कंप्लीट करनी है, और बहुत जल्दी आप, अगर आप चाहो तो कर सकते हो कंप्लीट। मेरे को टाइम लगा क्योंकि मेरे डिसीजंस गलत थे, तो सही टाइम पे सही डिसीजंस लेना और अपना 100% देना, किसी को तंग मत करना, अपना CA पे ही ध्यान देना। मतलब लाइफ समझ लो कि आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन CA बनने के बाद आपको एक क्वालिटी एक मिल जाएगी अपनी लाइफ में कि मेरे को क्या क्या करना है, वो डिसीजन आपको पता चल जाएगा। आप डिसीजन आपके ईजी हो जाएंगे लेने, क्योंकि आपको फैक्ट्स पता होंगे, फैक्ट्स के ऊपर आप डिसीजन लोगे, ऐसे हवा में डिसीजन लोगे। अभी आप थोड़े से एजेड नहीं हो, अब अभी मतलब जस्ट आपने 18 कंप्लीट करी है, अपनी 12th कंप्लीट करी है, तो हम चाहते हैं कि और बच्चे CA में आए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और सबको मतलब प्राउड फील होता है जब कोई CA बन जाता है। मेरे मेरे रिलेटिव्स फैमिली में जो भी थे सब प्राउड फील करते हैं, तो मैं चाहता हूँ वही फीलिंग आप लोगों को भी आए जब आप कंप्लीट करो। लेकिन उससे पहले आपका बहुत एफर्ट लगने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं, 12 से 14 घंटे आप मान के चलो आपके पढ़ने में जाएंगे। अगर आप कर सकते हो, अगर करना चाहते हो, करने कर सकते हो, नहीं कर सकते चलो वो एक ओके अलग पॉइंट है, लेकिन आप अगर करना चाहते हो, लेकिन हावड़ तावड़ में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो भैया बर्बाद होने के चांस काफ़ी हैं, फिर किसी के कहने पे आते हो तो भी चांस काफ़ी है बर्बाद होने के। बेटर है कि अपना माइंड मेकअप करके एंट्री करना और अच्छे से फिर तैयारी करना, चाहे CPT में हो, IPCC में हो, या इंटरमीडिएट में हो, या फाइनल में हो। ठीक है, तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, तो मैं आपको सबको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ, और सबको कहता हूँ कि प्लीज़ आप जो भी आप करो, अगर CA नहीं करते हो तो भी जो भी कर रहे हो आप उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, अपना 100% देने की कोशिश करो, बस वही ज़रूरी है। बाकी कंसेप्ट की नॉलेज तो आपकी जनरेट होगी, जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे आपका सिर दर्द होगा, जब सिर दर्द होगा तो यानी कि माइंड नई चीज़ें सीख रहा है, और बहुत टेक्निकल लेवल पे सीख रहा है, तो आपका माइंड माइंड आपको नई नई चीज़ें सीखने की आदत डाल देगा। और CA में ऐसे ही होता है कि नई चीज़ें जब आती है ना, वो CA जो कर रहा होता है बंदा, उसको आदत पड़ जाती है नई चीज़ें सीखने की, उसको फिर इतना सोचना नहीं पड़ता, वो समझता है, पढ़ता है, आगे बढ़ जाता है, और वो रिटेन कर लेता है वो चीज़। और CA में कुछ रिपीटेशन नहीं है, आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेगी, और आपको बस वो समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसकी। और जब एग्जाम में जाओ तो उसको जब जब वो पूछा जाए तभी लिखना। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो तभी वो CPT लेवल पे समझा देते हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग है, आपसे पूछा जो है सिर्फ उसका आंसर बताओ। थोड़े कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग आंसर होंगे, बहुत सारे होंगे आपके, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो कंफ्यूज मत होना, अपना सोच समझ के आंसर टिक करना और डिसीजन लेना। IPCC लेवल पे भी और फाइनल लेवल पे भी आपका रिटर्न में, फाइनल और IPCC में आपका रिटर्न होगा, CPT में आपका सिर्फ एक 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो CA में आपको लिखने की आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन नहीं होते CA के एग्ज़ाम, CPT ही होता है सिर्फ, वो भी अब मैनुअल है ऑनलाइन है वो मुझे नहीं पता, बट MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन CPT में। सो ऑल द बेस्ट, एंड आप अपना करियर बहुत अच्छे से बनाएं, मैं आपको यही एक विश करता हूँ। तो बस थैंक यू, इस वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हुए, ऑल द बेस्ट, ओके, बाय।